नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, मशहूर शायर नफ्स अम्बालवे ने कहा है कि ज़ख्म अभी ताज़ा है, हर दाग सुलगता रहता है। ज़ख्म अभी ताज़ा है, हर दाग सुलगता रहता है, सीने में एक जलियांवाला बाग सुलगता रहता है। ज़ख्म ताज़ा है और उसके फिर से कुरेदे जाने की आशंका है, इसलिए कुछ ताज़ा तस्वीरें शेयर की जाती है। तस्वीर एक, संदेश अनेक। तस्वीरों के ज़रिए राजनीति में कैसे कैसे संदेश दिए जाते हैं, उसका बेहतरीन उदाहरण है ये तस्वीर, जो आज खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने एक्स पर पोस्ट की, अब सोशल मीडिया पर पोस्ट की, और मुकेश अग्निहोत्री ने ये भी की। अब इस तस्वीर में कौन बैठा है? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हाल ही में ब्यूरोक्रेसी के साथ एक कन्फ्रंटेशन में ताज़ा नाम उभरे गोमा जी, और साथ में अनिरुद्ध सिंह। अब इस तस्वीर के मायने बहुत है और इस तस्वीर के पीछे ज़ख्म के ताज़ा होने की झलक भी आपको मिलती है। वो ज़ख्म वो था जो ठीक 2 साल पहले फरवरी 2024 में सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जो सुक्खू सरकार की जो एक इमेज थी, उस पर लगा था। वो था सत्ता में होते हुए, मेजॉरिटी होते हुए राज्यसभा चुनाव हार जाना, वो भी पार्टी के बड़े चेहरे अभिषेक मनु सिंघवी के चुनाव का हार जाना। पार्टी में जो कुछ हुआ वो कहानी आपको सारी मालूम है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस ज़ख्म का दर्द अब भी होता है, ये इस तस्वीर में दिख रहा है। इस तस्वीर के ज़रिए आने वाले जो राज्यसभा चुनाव है, फिर से एक बार, क्योंकि ज़ख्म कुरेदने का मौका फिर मिलेगा बीजेपी को, ऐसा लगता है सुक्खू जी को, इसलिए ये तस्वीरें इस तरह की दिखाई जाती हैं या लोगों के सामने पेश की जाती हैं। इस तस्वीर के संदेश लिखते तो सुक्खू जी ऐसे हैं कि आत्मीय भेंट हुई प्रदेश प्रभारी से संगठन को लेकर और चीज़ों को लेकर, मजबूत संगठनात्मक मजबूती और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इस तस्वीर के पीछे 2 संदेश या 3 संदेश जो आप कहिए। पहला तो ये है कि जिन्हें ऐसा लगता है कि यादवेंद्र गोमा भी उस कतार में खड़े हो गए हैं जिन्हें राज्य के ब्लू आइड अफसरों से दिक्कत है, तो वो गलतफहमी में है, इसलिए गोमा जी को यहाँ बैठाया गया और साथ में मुकेश अग्निहोत्री को। दूसरा, जिन्हें ये गुमान है या जिन्हें ये थोड़ा सा वो है, विश्वास है, उम्मीद है कि आने वाले राज्यसभा चुनाव में प्रतिभा सिंह हिमाचल से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी, तो मुझे लगता है इस तस्वीर के ज़रिए उस पर भी एक बहुत बड़ा कांटा मारने का संदेश दिया गया है कि ये फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। ये 2 संदेश तो क्लियरली इसमें दिख रहे हैं। और तीसरा संदेश ये है सभी 40 के 40 विधायकों को कि प्रभारी के साथ सरकार इस बार बैठ के स्ट्रेटजी पूरी तरह से बना चुकी है, पूरी मुस्तैद है कि अगर इस बार किसी ने पिछली बार वाली जैसी कोशिश की तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। पार्टी के अध्यक्ष भी बैठे हैं, इससे भी आपको इनकी इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। जो मेन डिसीजन मेकर है वो चारों लोग इसमें बैठे हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी प्रभारी। ये चारों निर्णायक होते हैं और ये निर्णायक चारों यहाँ बैठे हैं। बीच में 2 युवा चेहरे भी बैठाए हैं, उसकी शायद कुछ और गणित होगी, वो गणित कभी और डिकोड करेंगे। गोमा वाला वैसे मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन क्या सही में प्रतिभा सिंह का राज्यसभा की जो उम्मीद की जा रही थी उस पर सवालिया निशान लग गए हैं या कांटा मार दिया गया है? कांटा तो नहीं कह सकते, अभी मुझे लगता है सवालिया निशान ज़रूर खड़ा किया गया है और वो काफ़ी हद तक सही भी लग रहा है मुझे। इस वक्त अगर राज्यसभा की बात करें, जो आने वाले राज्यसभा चुनाव इसी महीने फरवरी में होने हैं, कौन से नाम आगे चल रहे हैं? 3 नाम आगे चल रहे हैं। एक है प्रतिभा सिंह,
दूसरे हैं आनंद शर्मा और तीसरी है रजनी पाटिल। लेकिन जो मेरे सूत्र या मेरा जो आंकलन है वो ये कहता है कि शायद इन तीनों में से कोई भी आपको राज्यसभा जाता ना दिखाई दे। मैं आज की डेट में कह रहा हूँ भाई साहब, राजनीति है, इसमें पल में कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी बैकहैंड पर्दे के पीछे बहुत कहानियाँ हो जाती है, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन अभी जो ताज़ा सिनारियो देख कर लगता है उसमें मुझे इन तीनों का ही नंबर राज्यसभा की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? उसकी वजह है प्रतिभा सिंह का मैंने आपको बता दिया, इस तस्वीर के ज़रिए ही क्लियर है कि ना संगठन और ना शायद सरकार की तरफ से उन्हें उनकी जो उम्मीदवारी है उसको समर्थन मिले। दूसरा, उससे पहले मैं आपको मेन कारण बताता हूँ। मेन कारण क्या है? अभी जो राज्यसभा चुनाव होने हैं, पूरे देश में कांग्रेस के हाथ में 8 सीटें हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है 10 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, जुगाड़ करके कुछ गठजोड़ करके 10 सीटें पूरे देश से कांग्रेस को मिल सकती हैं जो फरवरी में चुनाव होने हैं राज्यसभा के। उन 10 सीटों में कांग्रेस हाईकमान खास करके 2 या 3 चीज़ों को प्रायोरिटी दे रही है कि 3 तरह के लोगों को राज्यसभा पहुंचाना चाहते हैं, खास करके राहुल गांधी। नंबर 3 पर है युवा। जो एक प्रोसेस चल रहा है कांग्रेस में संगठन में नियुक्तियों को लेकर, उसमें राहुल गांधी कुछ फ्रेश ब्लड को संसद पहुंचाना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक तीसरे नंबर की वो है। दूसरे नंबर की जो कंडीशन है वो है कास्ट इक्वेशन, कि जातीय समीकरण बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति हाल फिलहाल में दलित ओबीसी पे डिपेंडेंट रही है। उन्हीं को आगे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस मुद्दे उठा रहे हैं। तो दलित ओबीसी वाला कास्ट कॉम्बिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये दोनों भी ना चले तो एक सबसे नंबर 1 पे जो प्रायोरिटी है, सबसे नंबर 1 पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है कि अच्छे वक्ता चाहिए कांग्रेस को राज्यसभा में। क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा में राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, शशि थरूर है, गौरव गोगोई है, इमरान मसूद है, बहुत सारे ऐसे अच्छे वक्ता कांग्रेस के पास लोकसभा में है। लेकिन राज्यसभा में अच्छे वक्ताओं की कांग्रेस को बहुत कमी है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और आरजेडी के मनोज झा अकेले ही अपनी अपनी पार्टी से 2 ऐसे प्रवक्ता हैं जो पूरी पार्टी के लिए एसेट साबित होते हैं, कांग्रेस पर भारी पड़ जाते हैं। ये कांग्रेस को एक ऐसे अच्छे वक्ताओं की ज़रूरत है। इमरान प्रतापगढ़ी हैं ज़रूर वहाँ पर, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी का कुछ और स्टाइल है बोलने का, वो शायराना अंदाज में बातें करते हैं, लेकिन जो हार्ड हिटर जैसा लोकसभा में हार्ड हिटिंग सरकार पर प्रहार करते वैसा नहीं है कोई। अभिषेक मनु सिंघवी आ गए हैं नो डाउट, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी भी एक लिमिटेड चीज़ों तक बोल पाते हैं। अच्छे वक्ताओं की एक टीम चाहिए राज्यसभा में, तो उसके लिए ना तो प्रतिभा सिंह फिट बैठती हैं। दूसरे इन सारे क्राइटेरिया को मान लीजिए, दूसरा नाम है आनंद शर्मा। आनंद शर्मा भी इन तीनों क्राइटेरिया पे कहीं फिट नहीं बैठते। ना वो युवा हैं, ना वो कास्ट सिस्टम में फिट बैठते हैं, और ना वो कोई ऐसे एग्रेसिव वक्ता हैं कि जिसकी ज़रूरत राज्यसभा में कांग्रेस महसूस कर रही हो। वैसे भी आनंद शर्मा के बारे में तो कहा जाए कांग्रेस में, जब उन्हें लोकसभा की टिकट दी गई थी तभी कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि ये रिटायरमेंट फेयरवेल पार्टी है, कि अगर जीत गए तो वेल गुड, नहीं तो रिटायरमेंट समझिए। आनंद शर्मा का वहाँ नाम एक तरह से साइड हो जाता। रही बात रजनी पाटिल की, रजनी पाटिल के साथ भी ये तीनों ही चीज़ें हैं। रजनी पाटिल सोनिया गांधी कांग्रेस की मानी जाती है, तो राहुल गांधी उसी कांग्रेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, रजनी पाटिल प्रभारी हैं, प्रभारी का भी एक बड़ा पद होता है, अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी वो सांसद है, अब दोबारा रिपीट करना रजनी पाटिल को रिपीट करना कांग्रेस के लिए ना मुनासिब है, ना कांग्रेस ऐसा चाह रही, क्योंकि रजनी पाटिल कोई बहुत शानदार वक्ता नहीं है कि भाई जिसकी सदन में कांग्रेस कमी महसूस कर रही हो, तो रजनी पाटिल भी बाहर हो जाती। ये तीनों नाम फिलहाल मेरे हिसाब से
रेस में नहीं दिख रहे हैं, ये तो मैं क्लियरली आपको कह सकता हूँ। रजनी पाटिल, आप कहोगे कि फ़ोटो में फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ दिख रही हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये है कि भाई प्रभारी है ना, हर कोई राजीव शुक्ला नहीं हो सकता कि इतना बड़ा ब्लंडर होने के बावजूद राजीव शुक्ला बच गया। हर कोई राजीव शुक्ला नहीं हो सकता। राजीव शुक्ला पार्टी के लिए फंड लेके आते हैं, इसलिए राजीव शुक्ला का मुकाबला और कोई नहीं कर सकता, और यत्र तत्र सर्वत्र राजीव शुक्ला। लेकिन रजनी पाटिल जानती हैं कि अगर फिर ऐसा कुछ हो गया तो दावे में जो है वो इस पर साख जो है सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू की नहीं है, उनकी कुर्सी दाव पर नहीं है, रजनी पाटिल का भी बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है। इसलिए रजनी पाटिल की मजबूरी है कि इन सब चीज़ों को अभी से पूरा सुपरवाइज करना, ध्यान रखना। फिर बात आती है कि अगर ये नहीं तो फिर कौन? देखिए, अगर युवा और कास, उससे अगर आप देखें कि कौन फिट बैठता है, तो फिर इसी तस्वीर में भी एक चेहरा आपको दिख रहा होगा, यादवेंद्र गोमा। ये दोनों चीज़ें इनके साथ बैठती हैं। हाँ, वक्ता उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रेस में हैं, लेकिन अगर आप तीनों क्राइटेरिया को देखें तो काफ़ी हद तक ये नज़दीक दिखते हैं। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये खुद भी जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। नहीं तो फिर इसी तरह की इन्हीं तीन क्राइटेरिया को देखते हुए, इन्हीं तीन में से किसी दो पर जो सही फिट बैठता हो उसको चुना जाएगा। ये बात भी तय है कि कम से कम दो क्राइटेरिया पे तो कोई चुने जाए। और कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके लिए एक्सेप्शन भी होता है, लेकिन वो अलग चीज़ है, मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर इसमें एक दिल्ली सर्कल में नाम आया कि अगर पार्टी में कहीं जिस तरह की गुटबाजी चल रही है या जिस तरह का दोफाड़ होने की आशंका है, तो उसको रोकने के लिए प्रतिभा सिंह के नाम की बजाय हो सकता है विक्रमादित्य का नाम आगे किया जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। ये दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह को भी ऑफ़र किया जा सकता है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह को जब लोकसभा लड़ने के लिए कहा गया था तो इच्छा के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा था, क्योंकि पार्टी हाईकमान की बात उन्होंने मानी थी। क्या इस बार उन्हें राज्यसभा के लिए तैयार किया जा सकता है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार है अभी अपनी हिमाचल में कांग्रेस की, और कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहेगी कि विक्रमादित्य, जिसको एक कांग्रेस में फ्यूचर के तौर पर देखा जा रहा है, उसको वेस्ट करे राज्यसभा लाके। उसे फिलहाल प्रदेश की राजनीति में ही एक्टिव रखना चाहेगी कांग्रेस हाईकमान। लोकसभा चुनाव लड़ना इसलिए ज़रूरी था कि उस वक्त कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का था। राज्यसभा में तो ऑप्शन और भी हैं, लोकसभा में कोई बड़ा ऑप्शन उस वक्त नहीं दिख रहा था। इसलिए मुझे लगता है विक्रमादित्य सिंह को भी शायद हाईकमान ज़बरदस्ती फोर्स ना करे। हो सकता है एक आध बार ऑफ़र किया जाए, पूछा जाए जब प्रतिभा सिंह की बदले में, लेकिन प्रेशराइज किया जाएगा ये मुझे नहीं लगता। फिर ऐसे में एक ऐसा नाम उभर के आ रहा है जो शायद आपको भी चौंका सकता है, क्योंकि मुझे भी चौंकाया जब मुझे कहा गया कि ये नाम भी हो सकता है, और वो नाम है कांग्रेस के सोशल मीडिया के हेड पवन खेड़ा का। जी हाँ, पवन खेड़ा। आप कहेंगे कुछ दिन पहले पवन खेड़ा राजस्थान की बैठक में मौजूद थे, वहाँ वो क्या कर रहे थे? वो तो राजस्थान से आएंगे, राजस्थान के ही रहने वाले हैं, उदयपुर के रहने वाले हैं शायद। लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस की है कि राजस्थान में 3 सीट खाली हो रही है, जिसमें से 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में आएगी, और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में आएगी तो कांग्रेस अशोक गहलोत को भी दिल्ली लाना चाहती है, ताकि राजस्थान में सचिन पायलट के लिए रास्ता साफ हो सके। तो अशोक गहलोत को दिल्ली लाने के लिए जो राज्यसभा की सीट है राजस्थान की, उससे बेहतर ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। अगर अशोक गहलोत राजस्थान से दिल्ली आते हैं तो फिर पवन खेड़ा, जो एक तरह से राहुल गांधी के सबसे बड़े सोल्जर के रूप में निखर के आते हैं, जो सारी रिसर्च करते हैं, सरकार पे अटैक जैसा राहुल गांधी चाहते हैं वैसा अटैक करने वाला वो नेता है, अच्छा वक्ता है, सबसे बड़ी बात क्राइसिस मैनेजर बहुत अच्छे हैं पवन खेड़ा। वो चीज़ों को समझते हैं, वो राजनीतिक फेरबदल और राजनीतिक जो दाव पेच है उनको अच्छी तरह से जानते हैं, खास करके बीजेपी के।
तो उन्हें भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पिछली बार उनकी नाराज़गी झलक गई थी जब पवन खेड़ा ने कहा था शायद तपस्या में कुछ कमी रह गई। तो फिर पवन खेड़ा के लिए सबसे सेफ और सबसे अच्छा मैदान कहाँ बचता है? हिमाचल। तो पवन खेड़ा को हिमाचल से राज्यसभा भेजा जा सकता है। और पवन खेड़ा जानते हैं, अगर एक बार हिमाचल के लिए उनका नाम हो गया फाइनलाइज तो पवन खेड़ा मैनेज कर लेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी की तरह राज्य इकाई पर वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। पवन खेड़ा हर टोटका जानते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको हिमाचल से पवन खेड़ा का नाम दिखे। ये पॉसिबिलिटी है जो दिल्ली सर्कल में चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। श्योर है ये नाम है, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे कोई जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन हवाओं में नाम जो उछल रहा है सबसे आगे वो पवन खेड़ा, मतलब कई नाम उछल रहे हैं, जो उसमें मुझे सबसे प्रबल नाम लग रहा है वो पवन खेड़ा का लग रहा है, क्योंकि सारे सर्कमस्टांसिस को मिलाइए तो पवन खेड़ा मुफीद बैठते हैं पार्टी को राज्यसभा में लाने के लिए। क्योंकि बाकी सब जगह कर्नाटक से 3 नाम आने हैं शायद कर्नाटक में, लेकिन एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वही रिपीट होने हैं। 2 वहाँ से और मजबूत दावेदार बहुत सारे हैं, वहाँ पवन खेड़ा नहीं जा सकते। राजस्थान मैंने आपको बता दिया, अगर गहलोत हाँ करते हैं, गहलोत दिल्ली आने के लिए तैयार होते हैं तो पवन खेड़ा से पहले गहलोत का नंबर आएगा। इसी तरह से और सब जगह जो भी 8 सीट्स हैं कांग्रेस की, उम्मीद 10 की कर रही है, जिसमें से एक उड़ीसा भी माना जा रहा है कि बीजेडी के साथ कुछ जोड़ तोड़ करके। तो बीजेडी दिल्ली वाले को तो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो वहीं के लोकल को करेगा अगर कोई करेगा तो इधर हिमाचल में पवन खेड़ा आ जाते हैं। फिर आप कहोगे कि फिर वही पिछली बार वाली चीज़ हो सकती है कि बाहरी को नहीं मानेंगे, फिर कांग्रेस में आवाज़ उठ सकती है। उस आवाज़ को उठने से पहले ही, उन आवाज़ों को संदेश देने के लिए ही ये तस्वीर जारी की गई है जो मैंने आपको पहले दिखाई है कि अब की बार वो नहीं चलेगा। और अब की बार ऐसा भी नहीं है कि कोई टूट के बीजेपी में जाए और बीजेपी फिर बाई इलेक्शन में उन्हें टिकट दे दे, ऐसा भी नहीं है। पिछली बार का नमक चखा हुआ है सबने, और नहीं जिसने नहीं चखा उसने देखा तो है ही है। तो ये सारी कैलकुलेशन है। फिलहाल इन्हीं कैलकुलेशन और इन्हीं हवाओं के बीच में एक दर्द मुख्यमंत्री को ज़रूर है, एक डर मुख्यमंत्री को डर ज़रूर है कि जो ज़ख्म मिला था वो कुरेदा जाएगा या उस ज़ख्म पर परमानेंट मरहम मिलेगा। इस दुविधा में अभी मुख्यमंत्री ज़रूर होंगे। नमस्कार।